दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को आज बहुत ध्यान से और पूरा जरूर देख लेना चाहिए। काफी लोगों को इस बात का पता नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से पहले एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित करवाया जाता है। वो सेल एग्रीमेंट ये होता है कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो खरीदने का, बेचने का इकरार किया जा रहा है, उससे संबंधित तमाम तरह की शर्तें उसमें मेंशन की जाती हैं। काफी लोगों को इसका प्रोसेस मालूम नहीं होता, इसको किस प्रकार बनाया जाता है, कितने रुपए का स्टाम्प लिया जाता है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है और ये क्या काम आता है, इसको नहीं बनाने का हर्जाना हमें कितना भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम सारी जानकारियां आम आदमी को नहीं होती हैं। काफी लोगों को सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में अंतर भी पता नहीं होता। वो सेल डीड को सेल एग्रीमेंट बोलते हैं और सेल एग्रीमेंट को सेल डीड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल एग्रीमेंट किस प्रकार निष्पादित करवाया जाता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी जाती हैं और कितने रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखा जाता है, और अगर एग्रीमेंट को निष्पादित न करवाया जाए तो उसके क्या क्या नुकसान प्रॉपर्टी खरीदने वाले या बेचने वाले को हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी तरह की कोई संपत्ति खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई एग्रीकल्चर जमीन खरीद रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, किसी भी तरह का बना बनाया मकान खरीद रहे हो, कोई आवासीय भूमि खरीद रहे हो, या किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज, गोडाउन, कोई फैक्ट्री या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, संपत्ति खरीद रहे हो, तो ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने का अगर आपने सोचा है तो आपको एक सेल एग्रीमेंट उस संपत्ति की डील से संबंधित आपको जरूर निष्पादित करवा लेना चाहिए। सेल एग्रीमेंट, इसको पहचान इकरारनामा भी बोला जाता है, और इसको बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला अगर सेल एग्रीमेंट को बनवा लेता है तो उसको आने वाले समय में कई मुश्किलों से बचने के चांसेस मिलते हैं, और वह कई ऐसी आने वाली संभावित मुश्किलों से बच सकता है। इसमें मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि मान लो उसने सेल एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, जबानी बात की है और जबानी ही तौर पर उसने एडवांस के तौर पर पैसा दे दिया है और प्रॉपर्टी बेचने वाले से तमाम कंडीशंस मुंह जबानी कर ली हैं, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ टाइम में बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बेचने वाले के मन में कोई डाउट या लालच आ जाए और वह उस प्रॉपर्टी को अन्य व्यक्ति को ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करे, और ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी देने से मुकर जाए, तो फिर प्रॉपर्टी खरीदने वाला कुछ नहीं कर सकता। उसके पास किसी भी तरह का कोई चारा नहीं होता और उसको अपने एडवांस दिए हुए पैसों को प्राप्त करने के लिए जूतियां घिसनी पड़ सकती हैं, उसके घर के दरवाजे के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसी तमाम मुश्किलों और संभावित खतरों से बचने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित जरूर करवाना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्रीमेंट बनवाने के फायदे क्या होते हैं वो बताऊंगा, एग्रीमेंट कितने अमाउंट के स्टाम्प पे बनवाया जाता है वो बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या शर्तों को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके फायदे प्रॉपर्टी खरीदने वाले को क्या क्या है, ये सब बातें भी हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक खास बात और मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी को खरीदने वाला एग्रीमेंट निष्पादित करवा ले और उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले के मन में कोई खोट आ जाए या लालच आ जाए और वो उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दे, तो फिर प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पास क्या रास्ता बचेगा, उसके अधिकार और राइट्स क्या होते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, हमारे इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना पड़ेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेल आइकन पुश जरूर करना, आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेल एग्रीमेंट बनाने का बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगा, प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा, और अगर आप चाहेंगे तो आपको सेल एग्रीमेंट का पीडीएफ फाइल भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं। उसको पाने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सेल एग्रीमेंट की पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये सेल एग्रीमेंट आप खुद बनवा सकते हैं, चाहे तो खुद के हाथ से लिख सकते हैं, खुद टाइप कर सकते हैं, या किसी जानने वाले से टाइप करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सारी बातें आपके मोटा मोटा समझ में आ जाएंगी, और बेहतर यह होगा कि आप किसी जानकार डीड राइटर से इसको करवाएंगे तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे बताए गए रास्ते पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेल एग्रीमेंट को खुद बनवा सकेंगे और उसमें तमाम शर्तें खुद मेंशन कर सकेंगे, और स्टाम्प भी आप खुद खरीद करके प्राप्त कर सकेंगे। स्टाम्प आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप चाहें तो आपके आसपास कोई
स्टाम्प वेंडर हो उससे खरीद सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके ई स्टाम्प खरीद सकते हैं, डीड राइटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, जिससे आपकी ज़बानी बातचीत हुई है और जिस प्रॉपर्टी का आपको सेल एग्रीमेंट बनाना है, तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित उस व्यक्ति से तमाम तरह के चैनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त कर लेने। अब अगर आप खुद टाइप कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की आपको उसमें डिटेल मेंशन करनी होगी, या डीड राइटर से आप उसमें फीड करवा रहे हैं तो डीड राइटर को फोटोकॉपी देकर उसकी तमाम डिटेल्स को आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें अपने दिमाग में फीड रखनी है, क्या क्या बातें उस एग्रीमेंट में आपको दर्ज करवानी है, और किन किन बातों को आपको मोटा मोटी समझने की जरूरत है। तो उस स्टाम्प में एग्रीमेंट को टाइप करते समय उसकी डिटेल को मेंशन करते हुए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी आयु, उसकी जाति, उसका वर्तमान पता, उसका परमानेंट पता, ये सब डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। इसके साथ साथ उसके आधार कार्ड की कॉपी लेकर आधार नंबर और पैन कार्ड की कॉपी लेकर पैन कार्ड के नंबर दर्ज करने होंगे। इसी तरह से प्रॉपर्टी को बेचने वाले अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उन एक से अधिक व्यक्तियों की डिटेल इसी प्रकार से बेचने वाले के कॉलम में आपको फीड करनी होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाले के नाम के स्वरूप सेम उसका नाम, पिताजी का नाम, उसकी जाति, उसकी उम्र, उसका वर्तमान पता और परमानेंट पता आपको दर्ज करना होगा, और आधार कार्ड की कॉपी लेकर पैन कार्ड की कॉपी लेकर दोनों नंबर दर्ज करने होंगे। और अगर खरीदार एक से ज्यादा हैं तो उन तमाम खरीदारों की डिटेल इसी प्रकार से आपको उसमें मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपको सेकंड कॉलम में उस प्रॉपर्टी की डिटेल जो कि फोटोकॉपी आपके पास है उससे संबंधित आपको उसमें मेंशन करनी होगी। वो प्रॉपर्टी का खसरा क्या है, उस प्रॉपर्टी का खाता संख्या क्या है, उसका खतौनी नंबर, जमाबंदी नंबर क्या है, वह प्रॉपर्टी किस खसरे में आई हुई है, किस कॉलोनी में आई हुई है, किस नगर में आई हुई है और कौन सी जगह पे आई हुई है, ये तमाम डिटेल डालनी होगी। अगर वो पट्टाशुदा प्रॉपर्टी है तो किस निकाय या किस अथॉरिटी ने जारी किया गया है, उस पट्टे की नंबर, पट्टे के जारी किए गए दिनांक और उस पट्टे को रजिस्टर्ड किस दिनांक को करवाया गया था, किस रजिस्टर्ड क्रमांक पे करवाया गया था, वो तमाम डिटेल्स भी आपको इसमें मेंशन करनी होगी। इसके बाद उस प्रॉपर्टी से संबंधित पास पड़ोस, यानी कि उस प्रॉपर्टी के पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और पूर्व में क्या है, ये तमाम तरह की डिटेल्स डालनी होगी। उस प्रॉपर्टी का साइज क्या है और उस प्रॉपर्टी के सामने कितने फीट की रोड पड़ती है, ये सब तमाम तरह की सारी डिटेल आपको उस सेल एग्रीमेंट में दर्ज करनी होगी। ये सारी डिटेल आपको जो फोटोकॉपी चैनल डॉक्यूमेंट के तौर पर आपने प्राप्त की है उसमें दर्ज होगी, वहां से देखकर आप उसमें फीड कर सकते हैं। इसके बाद उस प्रॉपर्टी को जो सेल कर रहा है वो एक घोषणा करेगा कि वह संपत्ति उसकी खुद की अर्जित संपत्ति है, उसको बेचने का उसका अकेले का राइट है, इसमें किसी अन्य का कोई दखल नहीं है और उसने इस संपत्ति को अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बेचा है, ना ही किसी को गिफ्ट किया है, ना ही किसी के नाम से वसीयत की है, और इस प्रॉपर्टी का वह एकमात्र काबिज मालिक है और इसलिए इस संपत्ति को उसको बेचने का अधिकार और राइट बनता है, इसलिए फला व्यक्ति को वह ये प्रॉपर्टी बेचने का इकरार करता है। इसके अलावा जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उससे उसमें ये नोट्स भी आपको ऐड करवा देने चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं लिया गया है, अगर लोन लिया गया था तो उसको चुकता कर दिया गया है और उसका चुकता प्रमाण पत्र ये है, इस दिनांक को जारी किया गया था। और अगर उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई बैंक लोन नहीं है तो उससे ये लिखवा लेना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी पाक साफ है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया गया है। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाजार कीमत पर खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री कम वैल्यू पे करवा रहे हैं और अगर बैंक लोन के लिए अलग से एग्रीमेंट आप निष्पादित करवा रहे हैं तो फिर आपको दो एग्रीमेंट बनवाने पड़ेंगे। बैंक का जो एग्रीमेंट बनता है वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे नहीं बनकर गवर्नमेंट वैल्यू पे बनता है, जो कि मार्केट वैल्यू से हमेशा कम होती है, और जो मार्केट वैल्यू से सर्किल रेट या गवर्नमेंट रेट या जिसको डीएलसी रेट बोला जाता है कम होती है, इसलिए उस कम वैल्यू पर ही उस एग्रीमेंट को निष्पादित करवाया जाता है और उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है वो उस वैल्यू पर ही काउंट होती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं लेना है और मार्केट वैल्यू पे उस प्रॉपर्टी की उसने डील की है तो उस टोटल अमाउंट पर उसको एग्रीमेंट को निष्पादित करवा लेना चाहिए और उसमें उस संपत्ति से संबंधित जितने में आपकी डील हुई है उस वैल्यू को लिखवा देना चाहिए, किस दिनांक को आपने उस डील को किया है, किस दिनांक को कितने पैसे आपने एडवांस के तौर पर किस माध्यम से दिए हैं, बाकी का पैसा कितने दिन में किस माध्यम से देना है, और अगर आप पूरा पैसा फाइनली देना चाहते हैं और जिस दिन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं वह दिनांक भी उसमें
ऐड कर देनी चाहिए। इसमें दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि डीएलसी वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है, उसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, स्टाम्प ड्यूटी किस प्रकार से लगती है, इससे संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं। आप चाहें तो मेरी टाइमलाइन में जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। उससे आपको किसी भी प्रॉपर्टी की डीएलसी वैल्यू यानी कि सर्किल रेट किस प्रकार से निकालते हैं और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, आप आसानी से पता कर सकें। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक लोन के द्वारा उस प्रॉपर्टी का पैसा चुकता कर रहे हैं, तो उस पैसे को चूंकि वो बैंक लोन का पे ऑर्डर से आप उस प्रॉपर्टी के लिए देंगे, लेकिन डिफरेंस अमाउंट को भी आपको अपने बैंक खाते से ही उसको देना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी की डीएलसी वैल्यू यानी कि सर्किल रेट गवर्नमेंट रेट 30 लाख रुपए है और आपने 30 लाख पे एक एग्रीमेंट को निष्पादित करवाया है, तो वो 30 लाख रुपया आपको टोटली अपने बैंक अकाउंट से देना पड़ेगा। और अगर आपने बैंक लोन लिया है और 30 लाख वैल्यू पे मान लीजिए 25 लाख रुपए आपको बैंक ने दिए हैं, तो 25 लाख रुपए बैंक से जो आपको प्राप्त हुए हैं वो और ऊपर के 5 लाख रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट से उस व्यक्ति को जिसने प्रॉपर्टी को बेचा है देने होंगे। वहीं कई बार कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 50 लाख रुपए है और उसकी डीएलसी वैल्यू यानी कि गवर्नमेंट वैल्यू 30 लाख रुपए ही है, तो चूंकि रजिस्ट्री 30 लाख रुपए पे होगी तो आपको वो 30 लाख रुपए तो अपने बैंक अकाउंट से या बैंक के लोन अकाउंट से उसको देने चाहिए, लेकिन ऊपर का जो 20 लाख रुपया है उसको आपको अन्य माध्यम से उसको देना पड़ेगा। और ये तमाम सारी बातें आपको रजिस्ट्री से पहले करनी होगी, यानी कि प्रॉपर्टी के लेन देन का हिसाब किताब आपको रजिस्ट्री होने से पहले करना होगा। इसमें आपको एक और ध्यान बात रखने लायक है, वो ये है कि किसी भी खरीदार को प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब रजिस्ट्री करवाने की बारी आती है तो रजिस्ट्री उसको अलग से अपने पैसों से करवानी होती है, यानी कि तय अमाउंट से रजिस्ट्री का पैसा अलग होता है और वो पैसा हमेशा खरीदार को देना होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको सेल एग्रीमेंट में ऐड करवा देनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी से संबंधित कितना पैसा रजिस्ट्री में खर्च होगा इस बात को भी आपको पहले से जान लेना चाहिए। इसके बाद जब ये तमाम सारी कंडीशंस लिखी जा चुकी हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने वाला और प्रॉपर्टी को बेचने वाला, और अगर वो एक से अधिक हुए तो सभी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के सेल एग्रीमेंट पर हर पेपर पर अपने सिग्नेचर करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने वाला और खरीदने वाला सिग्नेचर करेंगे और वो एक से अधिक हैं तो वो सभी व्यक्ति सिग्नेचर करेंगे और अपने अपने अंगूठे के निशान भी लगाएंगे। और इससे संबंधित उनकी आधार और पैन कार्ड आईडी की कॉपी भी आपको सेल एग्रीमेंट बनवाने के बाद उसके साथ में अटैच करके उनसे ले लेनी चाहिए और उन पे सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना चाहिए, यानी कि उनके सिग्नेचर और अंगूठे का निशान भी ले लेना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद आपको उस सेल एग्रीमेंट पे अपने 2 जानने वालों की गवाही करवानी होती है, ताकि उन गवाहों की भविष्य में ये गवाही साबित कर सके कि उनके सामने ये सेल एग्रीमेंट निष्पादित हुआ था, ये डील उनके सामने इतने रुपए में हुई थी और इतने दिन बाद इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी बेचने वाला प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पक्ष में कराने के लिए बाध्य था। इसमें खरीदार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो सेल एग्रीमेंट को निष्पादित करवाए और 2 गवाहों की उस सेल एग्रीमेंट में गवाही दर्ज करवाए तो वो 2 गवाह उसके फेवर के उसके जानने वाले होने चाहिए, ताकि तय समय अवधि गुजरने के बाद किसी विवाद होने की कंडीशन में या उस प्रॉपर्टी से संबंधित मामला कोर्ट में जाने की कंडीशन में वो दोनों गवाह प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पक्ष में उपस्थित होकर उसके फेवर में अपने बयान दर्ज करवा सके और उस प्रॉपर्टी की गवाही दे सके। क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है, प्रॉपर्टी को बेचने वाला उसके मन में खोट आ जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है, या उस प्रॉपर्टी को वो अन्य व्यक्ति को ऊंचे दाम में बेचना चाहता है और उस व्यक्ति के हक में उस प्रॉपर्टी की वो रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोर्ट जाता है और कोर्ट में वो सारी बातें साबित करने के अलावा उन 2 गवाहों की गवाही भी करवाता है और ये 2 गवाहों की गवाही उसके फेवर में अगर होती है तो ये मामला उसके पक्ष में कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला इस तरह की कोई आनाकानी करे तो आप सिविल कोर्ट में जाकर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर सकते हैं और ऐसे में तमाम तरह के एविडेंस देने के बाद उन दोनों गवाहों की गवाही अगर आपके फेवर में होती है तो उस प्रॉपर्टी को आप हासिल कर पाएंगे, अन्यथा वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है और आपका तमाम दिया हुआ पैसा हासिल करने में आपको बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक सेल एग्रीमेंट को किस प्रकार से निष्पादित किया जाता है उसके बारे में तमाम सारी बातें हमने जानी, उसमें क्या क्या
लिखा जाता है, इसको कौन करता है, कितने रुपए के स्टाम्प पे होता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या डिटेल्स और प्रॉपर्टी की क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी होती है, ये तमाम सारी बातें हमने जानने की कोशिश की। और अगर आपने हमारे बताए तरीके के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के समय एग्रीमेंट को निष्पादित करवाया तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी को बेचने वाले को तय समय पर उसका पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने वाले को प्रॉपर्टी मिल जाएगी और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विवाद हो भी जाए तो किस प्रकार ये एग्रीमेंट आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा और किस प्रकार से दो गवाह जो आपके फेवर के हैं वो आप फेवर में अगर गवाही देंगे और इस एविडेंस को आप साबित कर पाएंगे तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से आप चूकेंगे नहीं, अन्यथा आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाएंगे और यहाँ तक कि आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूल अमाउंट लेने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करिए, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। साथ ही अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन बटन है उसको पुश जरूर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए ये जरूरी भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।